गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 143 है यूपी पीसीएस के लिए हैं। और इस टेस्ट में 25 प्रश्न है, 25 के 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास प्रश्न है ये, इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा एग्जाम में। सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सबकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कुछ खास प्रश्न होते हैं जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 143 तक पहुँच सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं, 3 अप्रैल को उनका एग्ज़ाम है। इस टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ भी प्राप्त कर सकते हो, 15 प्लस टेस्ट हैं उसमें, और फुल टेस्ट हैं वो 150 प्रश्न है एक टेस्ट में, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर्मेट है उसका PDF विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो 25 प्रश्न है, ये टेस्ट बड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियाँ थी? एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की, समावेशी विकास की, आतंकवाद से मुक्ति की। 1947 के बाद की बात हो रही है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या क्या चुनौतियां थीं? एकता के सूत्र में भारत को कैसे गढ़ा जाए, ये एक चुनौती थी। लोकतंत्र को कायम रखने की थी, समावेशी विकास की थी, आतंकवाद उस समय मुद्दा नहीं था। तो फोर्थ को कर दो एलिमिनेट, 1 2 3 1 2 3। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने मुख्यतः एकता के सूत्र में भारत को कैसे गढ़ा जाए, ये बड़ी चुनौती थी। लोकतंत्र को कायम रखने की तथा समावेशी विकास की चुनौतियां थीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गांधी जी द्वारा जनवरी 1948 में रखे गए उपवास के फलस्वरूप कौन सा ऐसे परिवर्तन देखने को मिले? सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई, दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में वापस आ गए और भारत सरकार पाकिस्तान को उसका दे चुकाने पर राजी हो गई। था क्या ऐसा? था। सारे के सारे करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर, क्योंकि सी में ही 1 2 3 है। तो गांधी जी चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं करेगा। अतः जनवरी 1948 में गांधी जी उपवास पर बैठ गए। उनके उपवास का लोगों पर जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव हिंसा में कमी हुई, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई, और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में वापस लौट आए और भारत सरकार को पाकिस्तान को उसका दे चुकाने को राजी हो गई। सारे के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा फिर से भड़क उठी, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठन और सक्रिय हो गए, सांप्रदायिक माहौल का जोर लोगों में और बढ़ गया। देखिए, सब उल्टा हुआ था। गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है क्रोध और हिंसा में कमी आ गई। ठीक है, गलत है पहला स्टेटमेंट। सांप्रदायिक हिंसा फैलने वाले संगठन निष्क्रिय हो गए और सांप्रदायिक माहौल का जोर लोगों में कम हो गया, बढ़ा नहीं। सब गलत है ये। तो उपरोक्त में से कौन सी घटनाएं सत्य हैं? कोई भी सत्य नहीं है, तो डी है इसका आंसर। तो गांधी जी की मृत्यु से देश के सांप्रदायिक माहौल पर जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गई। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों पर पाबंदी लगा दी और सांप्रदायिक राजनीति का जोर भी लोगों में घटने लगा, न कि बढ़ने। नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय समाज के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उन्हीं के अंतर्गत वे अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। क्या ये बातें सत्य हैं? सत्य हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर लिखी थी और उन्हीं के अंतर्गत वे अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय समाज के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे और प्रत्येक 4 में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। ठीक है, दोनों करेक्ट है। हैदराबाद रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से पीड़ित थे।
निजाम के शासन में महिलाओं पर अत्यंत जुल्म किए गए और निजाम के विरुद्ध छिड़े आंदोलन में कम्युनिस्ट एवं हैदराबाद कांग्रेस अग्रिम पंक्ति में थे। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, सभी सही हैं। तो हैदराबाद जो है बहुत बड़ी रियासत थी। इसके कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासन को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था। आज़ादी के बाद हैदराबाद की रियासत में लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा और तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे अधिक जुल्म का शिकार हुई और हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में शामिल थे। नंबर 6 पर आ जाइए। मणिपुर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। जून 1948 में चुनाव के माध्यम से यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी और मणिपुर भारत का दूसरा भाग था जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि मणिपुर भारत का दूसरा भाग नहीं पहला भाग था जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। सत्य घटना पहली है, दूसरी गलत। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट। मणिपुर भारत का पहला भाग बना जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्यों का भाषाई आधार पर विभाजन करने से मना कर दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। कोई स्टेटमेंट गलत लग रहा है तो पकड़ के एलिमिनेट करो उसको। मेरे को लग रहा है सारे कट जाएंगे एक से ही। देखिए, केंद्र सरकार ने 1955 में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। थर्ड से कट तो रहा है सारा, जहाँ जहाँ 3 है वो तो होगा नहीं। ठीक है, तो पहला दूसरा ही हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो बात है कुछ इस तरह की। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, पहला वाला करेक्ट। अनेक कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्यों का भाषाई आधार पर विभाजन करने से मना कर दिया। उस समय नेताओं का मानना था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से ध्यान हट सकता है, जबकि देश जो है इन चुनौतियों की चपेट में है और गांधी जी भी इसके खिलाफ थे। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। और सदस्य कौन कौन थे? के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करना था और इस आयोग ने स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, इसको याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे। इन्होंने देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लाइन से अलग से प्रश्न बनाया कई बार। और वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे क्या? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पोट्टी श्रीरामुलु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वह एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और वह मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे। पोट्टी श्रीरामुलु, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं पोट्टी श्रीरामुलु से संबंधित। तो पोट्टी श्रीरामुलु एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 1946 में वह मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे और 19 अक्टूबर 1952 में वे आंध्र प्रदेश नाम से
अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन पर बैठे तथा इसी दौरान 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में कौन सा सही है? संविधान को अंगीकार करने का एक प्रमुख कारण सत्ता को निरंकुश करने या होने से रोकना है। संविधान हमें सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है क्या? करता है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो संविधान को अंगीकार करने का एक प्रमुख कारण सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। यह कौन संविधान हमारा सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है और यह औपनिवेशिक दास्ता में रह रहे लोगों के लिए राजनीतिक आत्मनिर्णय की उद्घोषणा है। यह कमजोर वर्गों को उचित हक दिलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है हमारा संविधान, और संविधान परंपरागत सत्ता से दूर रहे लोगों का सशक्तिकरण करता है। इसका निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने तथा स्वतंत्रता, समानता और न्याय के नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। SC/ST समुदाय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान के डैश अनुच्छेद और डैश अनुच्छेद में संसद और राज्य के विधानमंडलों में आरक्षण का उपबंध किया गया है। क्या आएगा खाली स्थान के यहाँ पर? अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल सकता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये कभी जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का प्रावधान था इसमें, और इसमें गुजरात महाराष्ट्र के लिए है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 330 और 332 में संसद और राज्य के विधानमंडलों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उपबंध किया गया है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है तो यूएस में। भारत में है क्या दोहरी नागरिकता? भारत में इकहरी है। फिलहाल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित है, और प्रत्येक सरकार जो है अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में तो इकहरी नागरिकता है। लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कोई मराठी या गुजराती हो सकता है और साथ साथ वो भारतीय भी है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची, बैंकिंग संघ सूची में, वायु सेवा संघ सूची में, प्रतिरक्षा संघ सूची। भूमि नहीं है, तो भूमि जो है वो राज्य सूची का विषय है, बाकी सारे संघ सूची में हो गए। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची को केंद्र सूची भी बोलते हैं। नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? संघ सूची का विषय कौन सा है? इसमें पोर्ट यानी बंदरगाह संघ सूची का विषय है, तो बंदरगाह संघ सूची का विषय है। अन्य सभी विषय जो है राज्य सूची के हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का, पुलिस राज्य सूची, वाणिज्य व्यवस्था या व्यापार राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से विषय संवर्ती सूची में शामिल हैं? संवर्ती सूची में शामिल हैं संवर्ती सूची विदेशी मामले, संवर्ती सूची पूछ रहा है ये। ठीक है, विदेशी मामले तो हो गए संघ सूची में, तो थर्ड जो है उसको एलिमिनेट कर दिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा। ठीक है, युद्ध एवं शांति भी संघ सूची में ही होगा, तो एक को एलिमिनेट कर दीजिए। अब हमारा जो निकल के आया, तो मजदूर संघ जो है संघ संवर्ती सूची में हो गया, वन संवर्ती सूची में हो गया चौथा, और शिक्षा संवर्ती सूची में हो गई। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय हो गया। ये इंपॉर्टेंट है हर स्टेट के पीसीएस के लिए। तो मजदूर संघ, वन और शिक्षा से संबंधित विषय संवर्ती सूची में हैं। युद्ध, शांति और विदेशी मामले संघ सूची के विषय हैं। स्थानीय शासन या स्वशासन राज्य सूची का विषय है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कौन है? लॉर्ड रिपन। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? अवशिष्ट शक्तियां, विदेशी व्यापार और मुद्रा, ये तो संघ सूची के विषय हो गए। साइबर कानून हो गया अवशिष्ट विषय, तो साइबर कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब जो है राज्य सूची का विषय है, और विदेशी व्यापार और मुद्रा जो है वो संघ सूची का विषय है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो पहले जो है उनको तो अलग कर लेना,
ठीक है। संघ सूची में शामिल परमाणविक ऊर्जा संघ सूची में शामिल है, मुद्रा संघ सूची में शामिल है, रेलवे संघ सूची में शामिल नहीं है, डाक और तार भी संघ सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, रुकिए 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 रुकिए, रेलवे भी तो संघ सूची में शामिल है, रेलवे की बात हो रही है, पुलिस की बात नहीं हो रही। डाक और तार भी संघ सूची में, सारे के सारे विषय जो है वो संघ सूची में शामिल है, यानी केंद्र सूची में शामिल है। तो कौन सा शामिल नहीं है? ये तो सारे के सारे शामिल है। तो हम सही उत्तर क्या देंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे शामिल है। तो दिए गए सभी विषय जो है वो संघ सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं वो जो भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाएंगे? किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होना चाहिए, आपातकालीन प्रावधान होने चाहिए, नियोजनकारी शक्तियां होने चाहिए, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हो और इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था। ये सारे कारक, ये सारे के सारे कारक भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन आए? क्या क्या आए? राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुई, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। सभी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप दिए गए सभी परिवर्तन दृष्टिगत हुए। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानूनी या कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और कौन बनाएगा? तो संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान की बात की गई है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। यह प्रावधान भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ जो है किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। और ऐसे भी कई बार एग्जाम में लिखने को आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि भारत का जो संविधान है वो उधार वस्तुओं से भरा थैला है। कमेंट कीजिए। देखिए, भारत की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को जो है विभाजित किया गया है, जैसा कि ऊपर बताया हमने। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, संवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। और ऐसे विषय जो ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना संवर्ती सूची में, उन विषय को अवशिष्ट विषय कहते हैं। उस पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही सम्मिलित नहीं है? तो गुजरात कब गठित हुआ, महाराष्ट्र कब, पंजाब कब, सिक्किम कब, झारखंड कब? देखिए, वो 2000 में जो है उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़, झारखंड से निकला बिहार। तो झारखंड है 15 नवंबर सन 2000 का, ये तो सही है। सिक्किम 1975 होना चाहिए, गलत है। पंजाब हरियाणा 1966 सही है। महाराष्ट्र गुजरात 1960 होने चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, ये सही है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दूसरा सुमेलित नहीं है और चौथा सुमेलित नहीं है क्या ऑप्शन में कहीं? है तो पहले में। तो गुजरात का गठन 1960 में, महाराष्ट्र का भी 1960 में, पंजाब 1966, हरियाणा होता वो भी 1966, सिक्किम 1975 है, और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड है। ठीक है, और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, और 15 नवंबर सन 2000 को है झारखंड। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सकता है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट, और इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारतीयों से, हम भारत की जनता से, हम भारतीय नागरिकों से, हम भारत के लोग। किससे होती है? हम भारत के लोग से। तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत पर समाप्त होती है। एक संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में की प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और यह वो पहला मौका है जब प्रस्तावना में
संशोधन हुआ था, और अब तक अगर प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो केवल एक ही बार हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए। राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग करने के प्रमुख कारकों में से कौन सा से तथ्य जो हैं शामिल हैं? शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदलना, आय के स्वतंत्र साधनों की उपलब्धता, प्रशासकीय शक्तियों का पर नियंत्रण और सांस्कृतिक व भाषाई मुद्दे। राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग करने के प्रमुख कारकों में कौन कौन से शामिल हैं? ये सारे शामिल हैं। शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदलना, आय के स्वतंत्र साधनों की उपलब्धता, प्रशासकीय शक्तियों पर नियंत्रण और सांस्कृतिक एवं भाषाई मुद्दे। डी, उपरोक्त सभी। तो राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग में दिए गए सभी कथन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आज अंतिम प्रश्न है। ये कथन वाला, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता उपरांत के शुरुआती दशकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघवाद व्यवस्था की नींव रखी थी। सही है ये, या वल्लभ भाई पटेल होगा? सही है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। तो 25 प्रश्न थे ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और खासकर वो जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची वाला है, वो पूछ लेते हैं 1-2 नंबर में। धन्यवाद।